नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लगा कि इस पर एक लेक्चर लाना चाहिए, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी ये टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों का डिफरेंस। भारत में कौन सा लागू है, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन या अमेरिका में कौन सा लागू है, सही कौन सा है, कब कब कौन सा यूज़ हुआ है, क्या हम दोनों यूज़ करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इस पे। तो आइए चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हों। आर्टिकल 21 दोस्तों एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे अधिकार जोड़ दिए गए हैं। तो उसको अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। इस लेख में हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर सहज चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया में डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्टिकल 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जो हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाता है, उसमें लिखा गया है ये कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किसी को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी नागरिक को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, उसी के द्वारा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब ये है कि राज्य अगर चाहे तो किसी व्यक्ति की जान भी ले सकता है, लेकिन ऐसा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य एक विधि बनाता है जो किसी को थप्पड़ मारने पर उम्र कैद की, मान लिया कि एक राज्य ने एक लॉ बनाया, स्टेट ने एक लॉ बनाया। यहाँ स्टेट क्या है? स्टेट अपना देश है वो भी हो सकता है और कोई हमारा जो राज्य है वो भी हो सकता है। मान लिया स्टेट ने कोई एक लॉ बनाया, किसी को थप्पड़ मारने पर उम्र कैद की सज़ा होगी, तो होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ने जो लॉ बनाया है इसके लिए सारे प्रोसीजर फॉलो किए हैं, जो स्टेप्स हैं कि पहले ये लोकसभा से पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा से पारित होने चाहिए, फिर इस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर होना चाहिए, जो भी मतलब प्रोसीजर है उसको पूरे को अपनाया है, पूरे को फॉलो किया है। तो भैया अब ये बन गया कानून। अब ये है तो है। अब इसमें ये नहीं है कि थप्पड़ मारने पे फांसी की सज़ा क्यों या थप्पड़ मारने पे उम्र कैद की सज़ा क्यों, ये नहीं देखा जाएगा। देखा ये जाएगा कि जो लॉ बनाते समय जो प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी को हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब आप बोलेंगे ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है, हो भी सकता है गलत, हो भी सकता है गलत, नहीं भी हो सकता। देखिए, प्रोसीजर सारे फॉलो किए हैं, है ना, तो संविधान में हमारे लिखा है कि प्रोसीजर सारे फॉलो होने चाहिए, तो हम उस कानून को गलत नहीं कह सकते। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि क्या थप्पड़ मारने के लिए किसी को उम्र कैद की सज़ा देना सही है? अगर ये उचित नहीं है तो इसको कैसे उचित बनाया जाए? इसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आइए दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी उसका अधिकार छीना जा सकता है। हम जानते हैं कि संसद में कानून बनाने की निश्चित प्रक्रिया होती है। अगर उसी प्रक्रिया से कानून बनाया जाता है तो भले ही कानून कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना भी अलोकतांत्रिक क्यों ना हो, उस कानून में निहित तत्व जो है यानी कि उसमें जो मैटर है वो संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बनाया जाता है तो ये सही माना जाएगा। यानी कि संविधान द्वारा तय मानदंडों का पर कानून बनाने पर भले ही उस कानून की प्रकृति कुछ भी क्यों ना हो, इसे
संसदीय सर्वोच्चता का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि इसमें संसद को बेशुमार शक्ति मिल जाती है। दूसरी भाषा में समझें तो जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई जाती है उस देश का संसद सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस कानून को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट के हाथ बंध जाएंगे, क्योंकि उस कानून को बनाने का तरीका क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि संविधान में लिखा हुआ है। तो न्यायिक समीक्षा के नाम पर सिर्फ इतना ही देखा जा सकता है कि इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, उसमें मैटर क्या है उसको नहीं देखा जा सकता। ब्रिटेन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए वहाँ का जो संसद है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर संसद माना जाता है। संसद ने एक बार कोई कानून बना दिया तो पत्थर की लकीर बन जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ब्रिटेन के संसद में कानून बनाया गया कि चोरी करने वाले को सीधा फांसी की सज़ा दी जाएगी। अब सोचिए ऐसी स्थिति में होगा क्या? अब अदालत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देश के संसद ने ऐसा कानून बना दिया। भले ही कानून ठीक नहीं है, लेकिन कानून को बनाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, और इस तरह से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के कारण अदालत को उसे फांसी की सज़ा सुनानी ही पड़ेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में यही तो लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी को मृत्युदंड देना हो तो दी जा सकती है। पर गौर करें कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा भी करता है और उसमें निहित तत्व की भी समीक्षा करता है। देखिए भारत में ना ये दोनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी और ड्यू प्रोसेस और लॉ भी। यानी कि भारत का जो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों चीज़ें देखता है कानून बनने के बाद, कि कानून सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, और कानून सही है भी कि नहीं है। तो गौर करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा भी करता है, उसमें निहित तत्व की भी समीक्षा करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कानून बनाने की प्रक्रिया तो ठीक होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उस कानून में जो लिखा हुआ वो भी ठीक होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस और लॉ को एक बार फिर समझ लेते हैं। ये ब्रिटेन से ही निकला है, ब्रिटेन ने इसे अपनाया नहीं, लेकिन अमेरिका को ये सूट कर गया, अमेरिका ने इसे अपना लिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कानून तो स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाया ही जाएगा, पर न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करेगी तो वो ये भी देखेगी कि उस कानून में लिखा क्या है, उसे भी चेक किया जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि न्यायालय को अगर उस कानून में कुछ ऐसी बात नज़र आती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, या मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इस तरह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जहाँ सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ विधि की सम्मिलित प्रक्रिया में प्रक्रिया के साथ साथ उसमें जो तत्व हैं, उसमें जो कंटेंट है, उसको भी देखा जाता है। यानी कि इसमें संसद शक्तिशाली नहीं होती, बल्कि उसे भी इस बात का डर रहता है कि भैया कानून अगर ठीक नहीं बनाया तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी। अब पहले जो उदाहरण दिया गया था, मान लीजिए कि वो घटना अमेरिका में होती है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काम करेगा वहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में अदालत उस कानून को रद्द कर देगी और ये कह सकती है कि छोटी चोरी के लिए भैया उसका जीवन नहीं छीना जा सकता। भारत में भी कुछ ऐसा ही होता, क्योंकि यहाँ के न्यायालय मैंने आपको बताया कि दोनों प्रोसीजर फॉलो होते हैं। अब भारत पर गौर करें तो यहाँ एक अजीब सा मामला है। अनुच्छेद 21 में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर व्यवहार में सारा का सारा काम होता है विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा। ऐसा क्यों? और अगर ये होता है तो अनुच्छेद 21 में लिखे उस वाक्य का क्या मतलब रह जाएगा? दरअसल ऐसा कई कारणों से होता है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 13 में लिखा है कि मूल अधिकारों को कम या ख़त्म करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो 13 का जो नियम है, 13 का जो वो है आर्टिकल, वो भारी पड़ता है 21 पे। यानी कि अगर उसी का उदाहरण ले लें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत भारत में भी उसी अभियुक्त को फांसी दे दी चाहिए, पर अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार मिलता है, और 21 में भी जीवन जीने का अधिकार मिलता है, और अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण भी मिलता है। पर सबसे बड़ा संरक्षण यह मिलता है कि अनुच्छेद 13 से। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया की या तो समीक्षा करता है, साथ ही उस कानून में मतलब प्रक्रिया की भी समीक्षा करेगा और उसमें जो कंटेंट है उसकी भी समीक्षा करेगा। यानी कि आर्टिकल 21 में लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ अनुच्छेद 21 पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ पूरी की पूरी मूल अधिकारों पर लागू होता है। इसका मतलब अनुच्छेद 21 पर भी लागू होगा वो।
संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो इस पर हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देख लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हम जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। न्यायालय को तो एक अनुच्छेद 13 से शक्ति मिलती है और दूसरी शक्ति आर्टिकल 32 से मिलती है, पर 1973 में सुप्रीम कोर्ट को इससे भी बड़ी एक शक्ति मिली, जो सुप्रीम कोर्ट को इतनी शक्ति देती है जिसका बहुत से मामलों में विधि की सम्यक प्रक्रिया भी नहीं दे सकती। वो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने की शक्ति, या फिर दूसरे शब्दों में कहें संविधान की मूल संरचना को आधार बनाकर न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति। अब ये संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक निर्णय में कहा था कि संसद संविधान के मूल आत्मा या मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी कि भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने आप करो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल अवधारणा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के मूल संरचना को ख़त्म कर रहा है या उसे निलंबित कर रहा है, यानी कि अगर संसद कल को कोई ऐसा कानून बनाता है जो संसद को शक्तिशाली बनाता हो या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लागू करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को संविधान की मूल संरचना का हनन करने वाला कानून बताकर उसे खारिज कर सकता है। इसके आधार पर अब तक न जाने कितने कानून खारिज हो चुके हैं। अनुच्छेद 13 तो केवल मूल अधिकार पर ही लागू होता है, लेकिन न्यायालय की जो शक्ति है ये पूरे संविधान पर लागू होता है। ये कुछ कारण हैं जिसके तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया गौण सा हो गया, मतलब कि उसकी शक्ति कम हो गई है और विधि की सम्यक प्रक्रिया संविधान में ना लिखा होने के बावजूद व्यवहार में चल रहा है। तो दोस्तों ये था एक लेक्चर, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।